हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। और फरवरी के करंट अफेयर्स हमने ख़त्म कर दिए थे एंड नाउ विल स्टार्ट विद मार्च करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। 1 महीना और बचा है, 1.5 महीना और बचा है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। और मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी 60 डेज़, प्लीज़ उसको भी देख लेना, है ना। थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि कैसे प्लान आउट करना है, कैसे शेड्यूल करना है, करेक्ट। And if you are new to this channel, do not forget to like, share, subscribe and also recommend this videos to your friend, ताकि हम भी ग्रो कर पाएँ और हमारे साथ आप भी ग्रो कर पाएँ। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक देखते हैं मार्च के करंट अफेयर्स में, दैट इज़ ऑन काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप जो है उसने रशिया को रिप्रेजेंटेशन के राइट से सस्पेंड कर दिया है। तो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि काउंसिल ऑफ यूरोप है क्या। तो काउंसिल ऑफ यूरोप को 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द ट्रीटी ऑफ लंदन। तो ट्रीटी ऑफ लंदन से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये यूरोपियन यूनियन से डिफरेंट है, ये ध्यान रखना कि ये सेम नहीं है ना। काउंसिल ऑफ यूरोप अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है। इसके 47 मेंबर्स हैं, जिसमें से 47 मेंबर्स में से 27 यूरोपियन यूनियन के हैं, बट यूरोपियन यूनियन अलग एक एंटिटी है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद इसको फाउंड किया गया था ताकि ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया जा सके, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जा सके यूरोप में, है ना। इसके बाद जो काउंसिल है इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, मैंने आपको बता दिया। 47 मेंबर स्टेट्स हैं, 27 जिसके यू के मेंबर्स हैं, जिसमें से 27 यू के मेंबर्स हैं। और ये जो काउंसिल है ये बाइंडिंग लॉज नहीं बनाती है ना। तो ये ध्यान रखना कि इट कैन नॉट, ये ध्यान रखना, इट कैन नॉट मेक बाइंडिंग लॉज, ठीक है। बट इट डज हैव द पावर टू एनफोर्स सर्टेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रीच बाय द यूरोपियन स्टेट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो अगर कुछ पर्टिकुलर कोई एग्रीमेंट हुआ है उसको इन्फोर्स कर सकती है, बट एक बाइंडिंग लॉ नहीं बना सकती कि भाई हमने ये डिसीजन दिया अब आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। यूनाइटेड नेशंस की ऑब्जर्वर है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। तो ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेशन गंगा क्या है कि भाई अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, तो वहाँ पे यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंडियंस फंसे हुए हैं तो उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया है ना। तो इट इज़ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। अब ऐसे ही सिमिलर ऑपरेशन पहले भी कर चुकी है नेवी, मतलब नेवी, एयरफोर्स, ये लोग कर चुके हैं। तो कौन कौन से हैं वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो वंदे भारत आपने सुना होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो। तो वंदे भारत मिशन था जिसमें इंडियन सिटीजन जो फॉरेन में अटके हुए थे, कोविड-19 के टाइम रेस्ट्रिक्शन लग गए थे ना ट्रैवल पे, तो उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ऐसा ही सिमिलर ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। सेतु मतलब क्या होता है? ब्रिज। समुद्र मतलब ओशियन। तो ये नेवी ने किया था बेसिकली ये ऑपरेशन, है ना। इसमें भी यही था, वो एयरफोर्स वाला था वंदे भारत, ये नेवी वाला था। तो नेवी अब इसमें शिप्स के थ्रू लाया जा रहा था इंडियंस को जो फॉरेन फंसे हुए थे, है ना। तो वो था समुद्र सेतु। उसके बाद एक था ऑपरेशन राहत, ये था 2014 में, है ना। तो 2014 में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था यमनी गवर्नमेंट और हाउदी रेबल्स के बीच में। तो इंडियंस जो थे वहाँ पे उनको इवैक्यूएट किया गया था, लगभग 5,500 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था, है ना, यमन से। उसके बाद एक है ऑपरेशन मैत्री। तो ऑपरेशन मैत्री 2015 में था, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था। तो वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए थे उसको आर्म फोर्सेस ने वहाँ से बाहर निकाला था। तो दैट वाज ऑपरेशन मैत्री। तो मैं ये बताने का मकसद ये है कि अब इसमें ऑपरेशन गंगा आया तो कभी कभार क्या करते हैं ना ये लोग, मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं। तो ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, वंदे भारत किससे रिलेटेड है, समुद्र की सेतु किससे रिलेटेड है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड थ्योरी, है ना, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो क्या है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन? तो ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे एंटिटीज़ या बॉडीज़ जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करें या फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करते हो, है ना। तो मतलब कोई सिस्टम की यहाँ पे बेसिकली बात होती है, मार्केट सिस्टम की। तो मार्केट क्या होता है? बाजार। बस मार्केट अगर मैं आपको बोलूँ तो उससे आपको क्या याद आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल लेवल पे? एक तो आपको याद आता होगा स्टॉक मार्केट, है ना। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। जैसे स्टॉक मार्केट से क्या क्या रिलेटेड है, जो हमारे ये होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंजेस ये सारे हैं, एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, ये सारे इसमें आते हैं, है ना। उसके बाद जो शेयर्स को बेचा खरीदा जाता है ना, तो वो शेयर्स कहीं स्टोर होते हैं। तो वो स्टोर कहाँ होते हैं? एक होता है CSDL, है ना, सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक होता है NSDL, है ना, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। तो ये दोनों भी आते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा जो ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करते हैं ना, और जो क्लियरिंग हाउसेस होते हैं ना, तो वो भी इसमें आते हैं, जो क्लियरिंग हाउसेस होते हैं।
तो वो भी इसमें आते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या है। द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वुड मीन द बेसिक अंडरलाइन फ्रेमवर्क एंड फीचर ऑफ अ सिस्टम। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में वो क्वालिफाई होते हैं एज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं और क्लियरिंग हाउसेज हैं। अब स्टॉक एक्सचेंजेस में कौन कौन आता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया। ये सब कहाँ पे आते हैं? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। उसके बाद डिपॉजिटरीज, तो डिपॉजिटरीज में कौन कौन आता है ये मैंने आपको बता दिया। CDSL, सॉरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, मैंने CSDL बोल दिया था, वो गलत हो गया। CDSL है ना, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL है ना, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, D और S में इधर उधर हो गया। सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों आते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्लियरिंग हाउसेज हैं। तो क्लियरिंग हाउसेज बेसिकली वैलिडेट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं ट्रेड को, है ना। तो दे हेल्प वैलिडेट एंड फाइनलाइज सिक्योरिटीज ट्रेड एंड इंश्योर दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑनर देयर ऑब्लिगेशंस। तो मतलब बायर बेच रहा है, सेलर पैसे दे रहा है, ये ऑब्लिगेशन मेंटेन हो रहा है, उसको ये क्लियरिंग हाउसेज दिखते हैं। तो सेबी ने 7 क्लियरिंग हाउसेज को रजिस्टर किया हुआ है, इंक्लूडिंग मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एज MMI। तो मल्टी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में बात करते हैं। तो वयोश्री मतलब जो एजड लोग होते हैं उनको हम ये बोलते हैं वयोश्री, तो उससे ये वर्ड आया है बेसिकली, है ना। तो अब इसमें क्या है, ये बहुत पुरानी स्कीम है, पुरानी मतलब बहुत भी पुरानी नहीं है, 2017 की है ना। किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो जैसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, उनको बेसिकली क्या करते हैं, जो असिस्टेंट एड होती है ना, जैसे आपने देखा होगा अगर आपके घर में बहुत दादी बहुत एजड है ना, तो उनको कान की मशीन यूज़ करनी पड़ती है, हेयरिंग लॉस हो जाता है धीरे धीरे एज के साथ, तो उनको कान की मशीन यूज़ करनी पड़ती होगी, आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं, सुनने के लिए, है ना। तो इस टाइप की डिवाइसेस इसमें प्रोवाइड की जाती हैं ओल्ड एज लोगों को, है ना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% गवर्नमेंट फंड करती है इसको, है ना। फंडेड बाय द सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड। तो उसको कहाँ से फंड किया जाता है? सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड से। ऑल अनक्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम कहाँ इसमें पैसा आता कहाँ से है? सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड में, सेविंग्स अकाउंट, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स में आता है, PPF, EPF, ऐसे अकाउंट्स में से जो इसमें इन सारे अकाउंट में जो पैसा अनक्लेम्ड रह गया होता है, किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये मेरा पैसा है ना, तो वो सारा पैसा जो है वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में आ जाता है ना। इसका एम क्या है? इसका एम भाई ये है कि इट एम्स टू प्रोवाइड एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन category who suffer from age-related disabilities such as low vision, hearing impairment, loss of teeth and locomotor disabilities। तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन एलिजिबल है। तो अभी इसमें उन्हीं सीनियर सिटीजन्स को मिल रहा है। पहली बात तो वो BPL में होने चाहिए, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन होने चाहिए, है ना। उसके बाद वो कुछ डिसेबिलिटी से ग्रस्त हों, जैसे हियरिंग लॉस हो उनको कुछ, है ना, या फिर विजन उनका बहुत कम हो, जनरली हो ही जाता है ओल्ड एज में, या फिर टीथ हो गए, लॉस ऑफ टीथ हो गया। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, अपनी दादी को देखा था, मतलब अभी तो नहीं है वो, बट जब हमारी दादी थी तो मैंने देखा था वो ये भी कान वाला भी यूज़ करती थी, हियरिंग वाला, और साथ में ना एक आर्टिफिशियल सा एक दांत का सेट आता है, वो भी वो खाते टाइम वो उसको पहनती थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के अंदर, है। द एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे वॉकिंग स्टिक्स हो गई, है ना, तो वो जो होता है वॉकिंग स्टिक जैसा होता है, या फिर पूरा का पूरा ऐसे वो होता है, क्या बोलते हैं यार, ऐसे वॉक करने के लिए ना उसको घिसका घिसका के चलते हैं, तो वो वाला भी ये लोग देंगे उसमें, है ना। एल्बो क्रचेस, वॉकर्स बोलते हैं, सॉरी इसको वॉकर्स बोलते हैं। तो वॉकर्स हो गए, ट्राईपॉड्स हो गए, क्वाड पॉड्स हो गए। क्वाड पॉड्स भी वही उसी टाइप के होते हैं, मतलब 4 तरीके से 4 उसके वो होते हैं पिलर्स, है ना, और इसमें ऐसे पकड़ पकड़ के लोग चलते हैं, है ना। तो दैट आर कॉल्ड क्वाड पॉड्स, जो अभी मैं बात कर रहा था जिसकी। हियरिंग एड्स हो गए, व्हील चेयर्स हो गई, है ना, आर्टिफिशियल डेंचर्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? एलिम्को, है ना, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इस इंडेक्स को किसने रिलीज़ किया? इस इंडेक्स को कंपाइल करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इंडेक्स जो है वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है फ्रेमवर्क में 55 ग्लोबल कंट्रीज़ को, बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमीज़ को ये रैंक करता है ना। कुछ पर्टिकुलर इसके सेट्स हैं जिस पे ये बेंचमार्किंग करता है। 9 कैटेगरीज़ में ये इवैल्यूएट करता है सबको, जिसमें 50 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अभी इसने रिसेंटली घाना और होंडुरास को भी इंक्लूड किया है इन 50 कंट्रीज़ में। तो ये जो 9 कैटेगरीज़ हैं जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग करता है, वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं? पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, डिज़ाइन राइट्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ IP एसेट्स हैं, एनफोर्समेंट है,
सिस्टमैटिक एफिशिएंसी है, मेंबरशिप एंड रैटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है। तो इन सब बेसिस पे ये जो है ये रैंक करता है ना। इंडिया को 43 रैंक मिला है 55 कंट्रीज़ में से। इट हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स ओवरऑल आईपी स्कोर फ्रॉम 38.4% टू 38.6%, तो 0.2% का इजाफा हुआ है इसके स्कोर में। यूएस ने टॉप किया है एंड उसके बाद कौन कौन है, यूके है, जर्मनी है, स्वीडन है और फ्रांस है। तो ये आपको याद रखना है कि यूएस ने टॉप किया है, इंडिया का रैंक थोड़ा इंप्रूव हुआ है, 9 इंडिकेटर्स पे ये रैंक करता है ना। ये 9 इंडिकेटर्स आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। जस्ट अ मिनट। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो जो नया एयर स्ट्रिप बन रहा है ना, वो पेरियार टाइगर रिजर्व को लाइकली उसकी वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करेगा, है ना, इसीलिए न्यूज़ में था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ना, और उसमें क्या फ़ौना मिलता है। तो लोकेशन का कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में, ऑब्वियसली तमिलनाडु केरला के उसमें टच करता है ना, बीच में है उसके बॉर्डर के। इस टाइप से अगर केरला का बॉर्डर है ना, यहाँ तमिलनाडु का इधर कहीं है ना पेरियार टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे है, ठीक है। दोनों स्टेट्स में ये फैला हुआ है। 2 मेजर रिवर्स इसे पास करती हैं, कौन कौन सी, पेरियार, देखो नाम इसका पेरियार टाइगर रिजर्व है ना, तो एक तो पेरियार रिवर पास करेगी है ना, और दूसरी कौन सी करती है, पंबा। तो पेरियार और पंबा यहाँ से पास करती हैं। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। तो ये तो वेजिटेशन आप बता सकते हो, अगर आपने वेजिटेशन वाला मैप पढ़ा है ना, तो आपको पता है यहाँ केरला के साइड कौन सा वेजिटेशन मिलता है, एवरग्रीन मिलता है, डेसिडियस मिलता है ना, सेमी एवरग्रीन मिलता है। तो ये सब वहाँ पे मिलते हैं, यही सब लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रांजिशन फ्रिंज एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट मिलते हैं क्योंकि बारिश बहुत होती है ना यहाँ पे, तो जहाँ बारिश होगी वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, है ना। तो ये हो गया इसका वेजिटेशन। उसके बाद फ़ौना की बात करें तो एलिफेंट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, गौर मिलता है, सांबर डियर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, स्लॉथ बियर मिलता है, वाइल्ड डॉग मिलता है, लायन टेड मंकी मिलता है, मकाओ वही होता है, नीलगिरी लंगूर मिलता है, बार्किंग डियर मिलता है, नीलगिरी ताहर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी ताहर मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन से स्टेट का ये स्टेट एनिमल है, ठीक है, कौन से स्टेट का ये स्टेट एनिमल है, ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि नीलगिरी, बहुत बार बता चुका हूँ, नीलगिरी ताहर कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है, ये आपको बताना है मेरे को, है ना। सदर्न स्टेट्स का ही है, तो आप बता देना कौन है, कमेंट करके बताना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और साइक्लोन इमरती के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पे आया है, ये आया है मडागास्कर में, है ना। तो ये आया मडागास्कर में, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं भाई, लो प्रेशर हो जाता है ओरिजिनेट, है ना। ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पूरा एकदम साइक्लोन का फॉर्मेशन एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाया था मैंने, है ना। याद हो तो उसको रिकॉल करो कि कैसे होता है। यहाँ पे जो ओशन होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनने लगता है, तो विंड जो है वो इधर आने लगती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे ये और इंटेंस हो जाता है लो प्रेशर, है ना। अब क्या होता है कि ऐसे जब धीरे धीरे ये ऊपर जाती हैं, तो ये सर्कल में ऊपर जाती हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगता है ना। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये रोटेट करती हैं, और फिर क्या होता है, जैसे और ज़्यादा जब इसमें लो प्रेशर आने लगता है, तो और ज़्यादा विंड्स वो आने लगती हैं इसमें, है ना। तो हीट की वजह से बेसिकली इवेपोरेशन होता है यहाँ पे, तो लो प्रेशर आता है, फिर लो प्रेशर करके ये ऊपर डाइवर्ज करती हैं, है ना। तो इस टाइप से साइक्लोन हमारे बनते हैं। तो लो प्रेशर होना ज़रूरी है ना, बहुत ही लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन लाता है ना। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इक्वेटर है ये हमारी, है ना, ये अगर इक्वेटर है, तो इससे जब हम नॉर्थ में जाते हैं और जब साउथ में जाते हैं, तो कैसे कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्शन करता है, जब हम इससे नॉर्थ में जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, डिफ्लेक्शन इस साइड होगा, है ना, और यहाँ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन इस साइड होगा, है ना, ये मैंने बताया था। ऊपर जाओगे तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नॉर्दर्न साइड में, राइट हैंड साइड पे। और ऐसे ही अगर आप इक्वेटर की तरफ आओगे नॉर्दर्न साइड से, तो डिफ्लेक्शन उल्टा होगा इसका, जस्ट, है ना। और यहाँ पे भी अगर साउथ सदर्न के पोल से आप आ रहे हो, तो इसका जस्ट उल्टा होगा डिफ्लेक्शन, है ना। तो ये मैंने आपको सब बताया उसके केस में, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, कि जब हम इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड जाते हैं तो डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ होता है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि ये जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर की तरफ जा रही होती हैं, ऐसे, है ना, ऐसे, इस टाइप से रोटेशन होता है ना, जब इधर जाती हैं, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बनता है ना, तो ये इस टाइप से है, और एक लो प्रेशर वाला भी रीजन होता है, लो प्रेशर वाला अपन बना देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। एक होता है लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। तो कुल मिला के क्या होता है, जब साइक्लोन बन रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब साइक्लोन बनना होता है, जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब रोटेशन होता है तो वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, इस टाइप से इसका क्या होता है, रोटेशन होता है ना, इस टाइप से इसका रोटेशन होता है।
है ना, इस टाइप से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना, काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और यही चीज़ अगर आप वहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, यही चीज़ अगर आप उधर जाओगे सदर्न हेमिस्फेयर में जाओगे तो यही चीज़ क्लॉकवाइज हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस टाइप से बेसिकली रोटेशन होता है वहाँ पे विंड्स का, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पे लिखो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद हो पाएगा ये। क्योंकि देखो वहाँ से जब सदर्न, यहाँ से इक्वेटर से जब आप नीचे जा रहे हो तो ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ही फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब कुल मिला के इस टाइप से ही डिफ्लेक्शंस होते हैं ना। तो ये आप देखो कि ये कैसे डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ऐसे 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 ही कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन्स का। तो ये आपको याद रखना है ना। एक और इसमें कंसेप्ट था, कौन सा कंसेप्ट था, कि हाई टू लो जाती है, ये हमेशा याद रखना कि ये अगर लो है, लो प्रेशर है, और ये अगर हाई प्रेशर है तो विंड हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, हाई टू लो जाती है ना। ये दूसरा कंसेप्ट है जो बताना था, कि विंड हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, विंड हमेशा हाई टू लो प्रेशर जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और क्या बताना था इसमें, आई गेस सारे कंसेप्ट बता दिए साइक्लोन से रिलेटेड, है ना। हाई टू लो जाती है, डिफ्लेक्शन होता है वो बता दिया, है ना। और क्या बचा है इसमें, बस यही है, ठीक है। साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशंस, इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स बोलते हैं, अटलांटिक में इसको हरिकेन्स बोलते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में इसको टाइफून्स बोलते हैं, है ना। वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में इसको टाइफून्स बोलते हैं। विली विलीज कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं, विली विलीज। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं, विली विलीज। तो ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में इसको हम विली विलीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बॉम्ब्स की बात करते हैं। तो बॉम्ब्स में अभी न्यूज़ में थे क्लस्टर बॉम्ब्स और वैक्यूम बॉम्ब्स, क्योंकि ये रशिया ने यूज़ किया है ना। तो अब हम देखते हैं कि क्लस्टर बॉम्ब्स और वैक्यूम बॉम्ब्स होते क्या हैं। तो क्लस्टर म्यूनिशंस क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर नॉन प्रिसीशन वेपन्स होते हैं जो बेसिकली लोगों को मारने के लिए यूज़ होते हैं, है ना। कभी कभार क्या होता है, ये फूटते भी नहीं है ना, ये फूटते भी नहीं है, फिर बाद में फूट जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये मतलब ऐसे हैं, मतलब ऊपर से गिराए जाते हैं, जैसे फ्लाइट है ना, तो फ्लाइट से इसको गिरा दिया जाता है कहीं भी नीचे। बस इसका इसका मकसद ये होता है कि बॉम्ब फूटे और लोग मरें, बस ऐसा कोई टारगेट करके नहीं पड़ता, मतलब उसको फेंका जाता है ना। तो नॉन प्रिसीजन वेपन्स होते हैं दैट आर डिजाइन टू इंजर और किल ह्यूमन बींग्स इनडिस्क्रिमिनेटली ओवर अ लार्जर एरिया, है ना। तो एक लार्ज एरिया में फेंक देंगे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड होगी, वहाँ सारे लोग मर जाएंगे, फिर ऐसा होता है ना। एंड टू डिस्ट्रॉय व्हीकल्स इन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रनवेज, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। तो इन सबको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लोगों को मारने के लिए यूज़ होता है ना। They can be dropped from an aircraft or launched in a projectile that spins in a flight, scattering many bomblets as it travels, है ना। तो ऐसे ऐसे घूमता घूमता जाएगा, ऐसे फेंकता चला जाएगा। जैसे वो होती ना, क्या बोलते हैं, दिवाली में जैसे होती ना, फिरंगी बोलते हैं ना उसको। तो ऐसे ऐसे आपने देखा है ना, उसकी चिंगारियाँ ऐसे ऐसे होती हैं, तो वैसे ही ये भी फेंक देता है, चारों तरफ फेंक देगा बॉम्ब, है ना। तो इस टाइप से भी कर सकता है ये। मैनी ऑफ दिस क्लस्टर बॉम्ब्स एंड अप नॉट एक्सप्लोडिंग बट कंटिन्यू टू लाई ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो वो डेंजरस होता है, ठीक है। वैक्यूम बॉम्ब्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एरोसॉल बॉम्ब्स होते हैं, है ना। ये फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और फिर एक्सप्लोड होते हैं। तो इनका मैकेनिज्म कैसा होता है, ये दो स्टेज में एक्सप्लोड होते हैं। पहला क्या होता है कि पहले जब ये फूटते हैं, पहला जो स्टेज होता है उसमें ये ऐसे इनफ्लेम जो फ्लेम पकड़ लेते हैं, वैसे वेपर्स को निकालते हैं, और फिर दूसरे स्टेज में ब्लास्ट होते हैं, है ना। तो दे कॉज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर डिवास्टेशन देन अ कन्वेंशनल बॉम्ब ऑफ कंपेरेबल साइज। अ स्मॉल एक्सप्लोजन फर्स्ट रिलीजेज अ क्लाउड ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जो एक्सप्लोजिव मटेरियल का एक क्लाउड बना देता है ना, एक टाइप का क्लाउड बना देता है यहाँ पे। फिर क्या होता है, उस क्लाउड, वो जब क्लाउड बन जाता है, फिर ये क्लाउड जो है वो ब्लास्ट करता है। तो ये क्लाउड जो है अब बड़ा हो जाता है ना। ये बॉम्ब तो छोटा सा था, ठीक है, बट ये जब जो ये एक्सप्लोजिव क्लाउड निकाल देता है तो वो बड़े एरिया में फैल जाता है और फिर वो एक्सप्लोड होता है ना। सेकेंड एक्सप्लोजन इग्लाइंट्स द क्लाउड कॉजिंग अ मैसिव ब्लास्ट दैट इज केपेबल ऑफ वेपराइजिंग ह्यूमन बॉडीज। तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपकी मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी वेपराइज हो सकती है, इतना ज़्यादा हीट रहता है इसमें, है ना, याद रखना। इज यूजिंग क्लस्टर एंड थर्मोबैरिक वेपन्स इलीगल, यही है थर्मोबैरिक वेपन जो पीछे डिस्कस किया, वैक्यूम बॉम्ब्स। थर्मोबैरिक वेपन्स आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट, बट देयर यूज अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशंस इन बिल्टअप एरियाज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स could attract action under the Hague Conventions of 1899 एंड 1907। तो हेग कन्वेंशन बेसिकली वॉर से रिलेटेड चीज़ों को बताता है कि भाई प्रिजनर्स ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, है ना, क्या रूल्स होने चाहिए, वॉर ख़त्म होने के बाद क्या हो, प्रिजनर्स के साथ क्या करना है,
उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये सब चीज़ें जो है वो एक कन्वेंशन में दी हुई हैं, ठीक है। देयर इज़ अ कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिटेशन CCM, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, ये क्या है, ये क्लस्टर बॉम्ब्स के लिए बेसिकली है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड इन 2008। इट प्रोहिबिट्स द यूज, ट्रांसफर, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। करंटली 110 जो स्टेट्स हैं वो इसकी पार्टी हैं, है ना, एंड 13 बाकी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है ना। नीदर रशिया नॉर यूक्रेन ना सिग्नेटरीज, है ना, तो रेटिफाई दोनों ने नहीं किया, ना रशिया ना यूक्रेन ने, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट ड्यूगोंग रिजर्व की बात करते हैं। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये पाक बे में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार में। इट वुड बी स्टैब्लिश्ड इन गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ड्यूगोंग कौन होता है, ड्यूगोंग बेसिकली हर्बीवोरस होते हैं, सी ग्रास खाते हैं, ये इस टाइप के होते हैं, है ना, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और सी ग्रास खाते हैं, है ना। अभी इनका स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और शेड्यूल WPA का जो शेड्यूल है उसमें भी 1 में आते हैं, WPA के शेड्यूल 1 में आते हैं, ठीक है। द रिजर्व विल स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 500 किलोमीटर्स इन पाक बेयन एंड साउथ ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में भाई गल्फ ऑफ मन्नार वहीं पर ही है ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के बाद मतलब बीच में पाक स्टेट में। ड्यूगोंग्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन एज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देयर पॉपुलेशन इज लेस देन 100। तो 100 से भी कम बचे हैं ये अंडमान एंड निकोबार में। बोथ इन गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ देयर आर वेरी फ्यू स्पोराडिक रिकॉर्ड्स। इसको हम सीकाओ भी बोलते हैं। उसके बाद बहुत कम बचे हैं, कुल मिला के यही बोल रहा है। इसमें बोलने का मतलब है इनका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक बे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, यहाँ सब ये लोग मिलते हैं, ठीक है। ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्बीवोरस मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन सी इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो इकलौता ऐसा हर्बीवोरस एनिमल है जो सिर्फ सी के अंदर रहता है और कहीं नहीं रहता, है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सिम्बा के बारे में बात करते हैं। क्या है ये सिम्बा, मूवी नहीं बोल रहे हैं सिम्बा, ये बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लॉयंस, है ना। तो सिम्बा, सिम्बा का फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लॉयंस। फुल फॉर्म नहीं है, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई, अच्छा ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, सॉरी, फुल फॉर्म नहीं बन रहा भाई, मैंने कहा सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई, कुछ बन सकता है क्या, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लॉयंस, नहीं कुछ नहीं बन रहा। खैर आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा इसको। सिम्बा क्या है, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लॉयंस, है ना। ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जिसके हम थ्रू एशियाटिक लॉयंस को बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनका बेसिकली फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम, ये देखेंगे कि उनका कर्व्स कैसे हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, है ना, इन अ फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिस्टिंग्विश पैटर्न्स और मार्क्स। The veterinary record will also be maintained using these databases. Simba works with a deep machine learning technique that matches a point pattern for pairwise comparison and then automates the individual identification based on variability in the individual's whisker spot pattern. तो बेसिकली क्या है कि इसमें पैटर्न जो होते हैं ना एनिमल के, जैसे टाइगर है तो टाइगर के यहाँ पैटर्न बने रहते हैं, वैसे ही इनके भी पैटर्न्स होते हैं, है ना। तो उनको बेसिकली ये ट्रैक करता है और मैच करता है एक दूसरे की इमेज से, ठीक है, वो बना के स्कार कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उस टाइप से ये एशियाटिक लॉयंस को आइडेंटिफाई करता है ना, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को एनालाइज करके। द सॉफ्टवेयर ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द यूनिकनेस फ्रॉम द फोटोग्राफ एंड कैन क्लस्टर सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली जैसे हमारा फेस आईडी काम करता है ना, फेस आईडी हम रजिस्टर कराते हैं, तो जैसे फ़ोन में फेस आईडी लगा रहता है, तो फेस आईडी आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो वो क्या करता है, जब भी कभी आप नया फ़ोन सेटअप करते हो तो आप देखते हो ना कि फेस आईडी वो आपसे पूरा ऐसे घूमने को बोलता है। तो क्यों घूमने को बोलता है, क्योंकि आपके सारे कर्व्स को वो आइडेंटिफाई करता है कि कहीं से भी आप हो तो हम आइडेंटिफाई कर पाएँ आपको, है ना। तो वो उस टाइप से ही ये सिस्टम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना, बाकी जो कंसेप्ट्स हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर सो पेशेंटली। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। और हमने इकोनॉमिक्स का चैलेंज लॉन्च किया है, प्लीज़ गो एंड ज्वाइन। 120 से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, है ना। सो डोंट बी बिहाइंड, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैलेंज है। सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दिस चैलेंज। इसमें हम आपको इकोनॉमिक्स को मास्टर करा रहे हैं ओनली इन 7 days। सो इफ़ यू वांट टू मास्टर ईच एंड एवरी कंसेप्ट देन गो हरी अप एंड ज्वाइन दिस चैलेंज, ठीक है। चलो अभी क्या, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और इसके और हम टॉपिक्स को फरवरी के मार्च के डिस्कस करेंगे, और इस महीने में हम मार्च का कंप्लीट कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, और अगले महीने में हम अप्रैल का ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम एक महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे, टेंशन मत लेना, पढ़ते रहो बाकी, है ना, रिवाइज़ करते रहो, जून में पेपर है ना। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।